हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वेलोसिटीज़ को देखा था कि आरएमएस वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ को किस तरह से समझते हैं। और उसी में थोड़ी सी आगे चर्चा और करेंगे, एनर्जी पे थोड़ी सी बातें करेंगे, उस ग्राफ पे थोड़ी सी और भी बातें करनी बाकी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे वो आए थे। सबसे पहले वी आर एम एस आया था हमारे पास। वी आर एम एस जो आया था दैट वाज √3 kT/m, है ना। ये आए थे हमारे पास आर एम एस वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास आई थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? अंडर रूट के अंदर 8 kT/m, है ना। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी आती है? √2 kT/m। ठीक है। एक चीज वहां पे जो मैंने बताई थी, जब वी आर एम एस को मैंने निकालना सिखाया था, मैंने बताया था वी आर एम एस किस तरह से निकालते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन 0 to ∞ v², है ना, इंटू एफ वी डी वी। ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन एफ वी डी वी फ्रॉम 0 to ∞, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। मैंने करेक्शन में एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि इसको स्क्वायर कर लेना। यहाँ पे जो मैंने करेक्शन दिया, मैंने उसमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दिया, वहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। ये एक्चुअल में यही एक्सप्रेशन जो मैंने पहले लिखा था वही करेक्ट था। मैंने जो स्क्वायर करके उसको दोबारा से मुझे कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो मैंने सोचा था स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बट नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट एफ वी का, क्योंकि वी स्क्वायर का एवरेज निकालना है ना कि उसमें एफ वी में कुछ छेड़खानी करेंगे, तो सिंपली इसी से हमारी सारी चीज़ें निकल आती हैं। ठीक है। और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई हो कि किस तरह से उसमें करते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग गामा फंक्शन का हेल्प ले रहे थे, गामा फंक्शन अगर नहीं पता तो गामा फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं कि गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻x इंटू x⁻n−1 dx। इसको हम लोग गामा एन के बराबर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। गामा n+1, अगर हमारे पास वो गामा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग मैथमेटिकल में देखेंगे, बट अभी हमें इतना याद रखना जरूरी है कि गामा एन किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी। और हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास एफ वी आता है, एफ वी, ये जो हमारे पास मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा था वो कितना आ रहा था? 4 पाई ब्रैकेट में m/2 पाई kBt t⁻³ इंटू v² इंटू e⁻mv² बाई 2 kT, है ना, 2 kBt। जहाँ भी मैंने के लिखा हुआ तो के बी एक्चुअल में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है। के बी लिखना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो मतलब शॉर्ट में मैं के लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये आया था मेरा फंक्शन। फिर मैंने आपसे बोला कि इसमें से आप इसको चेंज करोगे एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंपल जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे। आप चाहे एनर्जी के टर्म्स में बातें करें, चाहे आप वेलोसिटी के टर्म्स में बातें करें। तो मैंने सिंपल बताया, कहा था आपसे कि इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रखना, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रखना, क्योंकि उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, फ्री पार्टिकल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो आपसे यहाँ पे वी का सब्सटीट्यूशन कराया था और मैंने बोला था कि एफ ई का एक्सप्रेशन निकालना। ठीक है। एफ ई का एक्सप्रेशन निकालना है। वो एक्सप्रेशन क्या आता है उसको आपको लिखना है। ठीक है। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बस डिराइव करके आपको निकालना था। इसका एक्जैक्टली एक्सप्रेशन क्या होता है मैं देख के भी लिख के बता दूंगा आपको क्या होता है इसका एक्जैक्टली एक्सप्रेशन। ठीक है। यही बातें अपने ने करी थी। ठीक है। मैंने निकालना सिखाया था आप किस तरह से यहाँ रखते हैं। ठीक है। वी की जगह पर हम लोग ई के टर्म्स में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर यहाँ जो चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको सॉल्व करके कुछ आएगा। ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है। ठीक। अच्छा, ओके। ये बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। इसी में आगे और क्या बात करनी है इस बारे में आज बात करेंगे। हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला। ठीक है। आपने निकाला होगा, अगर कुछ भी आया होगा तो मैं इसको भी कंफर्म करके लिख दूंगा क्या एग्जैक्ट एक्सप्रेशन था वो। ठीक है। एफ ई का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। चलो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आता है, जस्ट अ सेकेंड। एनर्जी या एफ ई इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2n e/पाई पावर हाफ इंटू 1/kBt रेज़्ड टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -e/kBt। हम लोग कुछ कुछ यहाँ तक क्लास में पहुँच गए थे। ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि इसको कंफर्म करके लिख लेना सही एक्सप्रेशन क्या है आपका। ठीक है। मैंने आपको बताया था किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो इस पर हम लोग आ गए थे। ओके,
ठीक है। एक दो चीजें मैंने और बताई थी कि ये जो फंक्शन हम लोग लिखते हैं ये 3D में लिखते हैं, हम लोग किस में लिखते हैं, 3D में। और मैंने 2D और 1D के लिए भी एक्सप्रेशन लिखवाए थे, याद है, मैंने 2D और 1D के लिए भी एक्सप्रेशन लिखवाए थे, उसको भी हम लोग आगे चल के लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारा अगला टास्क है, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जिस तरह से हम लोग, जिस प्रोसेस से हम लोगों ने VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल निकाला था, उसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी का एवरेज निकालेंगे। कि अब हमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है, हमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है, तो हम एनर्जी का एवरेज निकालेंगे कि अगर 3 डायमेंशनल फंक्शन हमें पता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसका, तो हम क्या एनर्जी होगी टोटल 3 डायमेंशन में, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लेट मी क्लियर द बोर्ड, पहले बोर्ड साफ करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, फिर इसको करता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा है किस तरह से हम लोग एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लेते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एनर्जी। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एवरेज एनर्जी निकालते हैं कि 3 डायमेंशनल अगर बॉक्स है, उसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी एवरेज एनर्जी क्या आएगी। ठीक है, उसकी एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, ई एवरेज। ठीक है, बार से भी दिखा सकते हो, एवरेज से भी दिखा सकते हो, मान लो मैं ई बार से लिख दिया इसको। ठीक है, तो ई एवरेज कितना आएगा हमारे पास, सिंपल लिखने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन हर, भाई अगर मान लो कि कुछ डीएन पार्टिकल हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी ई है, तो उसी तरह से डीएन पार्टिकल की एनर्जी ई हम लोग लिखते चले जाएंगे, उसको समेशन कर देंगे, जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए किया था। तो ई डीएन ई, अब ई वाले टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सफिक्स में ई लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन डीएन। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्या एफईडी, क्या लिख सकते हैं, एफईडी कर दो। लिमिट कहाँ से करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ई एफ ई डी ई अपॉन इंटीग्रेशन एफ ई डी ई। ठीक है, करेक्ट है। एफ ई की वैल्यू उठा के रखो, देखो क्या आएगा। एफ ई की वैल्यू जब अगर आप उठा के रखोगे, यहाँ से ई बार कितना आएगा हमारे पास, ई बार आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई। ठीक, ये है, और यहाँ पे ई की पावर हाफ है, तो हो जाएगा ई पावर 3/2, ई रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, बाकी जो कांस्टेंट उनको लिख लो, 2 पाई 1 बाई पाई पावर हाफ इंटू 1 बाई के बी टी पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के बी टी इंटू डी ई, करेक्ट है, इंटू डी ई। ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे ई का बस मल्टीप्लाई नहीं होना, बाकी चीज़ सेम लिखनी, तो यहाँ पे ई हाफ आ जाएगा, ई पावर हाफ 2 पाई इंटू 1 बाई पाई पावर हाफ इंटू 1 बाई के बी टी पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के बी टी डी ई, करेक्ट है, सही है। कुछ कट रहा है, 2 पाई से 2 पाई गया, 1 बाई, ये सारे कांस्टेंट है, बाहर आके कट जाएंगे इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है ना, आप ये दिखा सकते हो कि बाहर आके कटेंगे, डायरेक्टली नहीं कटते। ठीक है, ये कुछ चीज़ें कट गई, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ई बार इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3/2, और यहाँ एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बचा, क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर माइनस ई पावर ए बाई के वी टी। ठीक है, इंटू डी ई अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर हाफ इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के वी टी डी ई। अब सोच रहे होगे यहाँ पे इससे काट दिया जाए, काम खत्म। ठीक है, ये नहीं कटेगा क्योंकि ई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और वो अंदर रहेगा इंटीग्रेशन का, तो सॉल्व होकर तब कुछ कटेगा तो दिखा जाएगा, बाकी ऐसे थोड़ी कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन, जैसे अब कल यहीं पे आकर तो हम लोग बोला था मैंने कि आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, अगर कल कुछ प्रॉब्लम आई थी तो आज वाले में देख लो कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ई बाई के बी टी, माना ई बाई के बी टी इज इक्वल टू कुछ भी आप मान लो एक्स। ठीक है, इसको एक्स माना। ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई मेरे पास के बी टी इंटू एक्स, तो डी ई क्या आ गया, के बी टी इंटू डी एक्स, करेक्ट है। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, ई बार इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर 3/2, यानी के बी टी पे पावर 3/2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ठीक है, इंटू डी ई की वैल्यू क्या है, के बी टी इंटू डी एक्स, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे रखो ई की जगह पर यही के बी टी पावर हाफ इंटू एक्स पावर हाफ
इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू डी की जगह पर के बी टी इंटू डी एक्स। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं। कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को जो कट रहा हूँ उनको काट दो, के बी टी से एक के बी टी कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ से 1 बचा। ठीक है, ओके, बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे सिंपल ये बचा। अच्छा, अब एक काम करो, इधर वाला पार्ट जो है उसको उतारो, तो मैं उसका इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से क्या जाएगा, ई बार इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू के बी टी, आपको बाहर आ जाएगा, के बी टी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर हाफ इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। करेक्ट है, ओके। तो क्या जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, हम लोगों ने देखा था गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन क्या होता है मेरे पास, गामा फंक्शन कहाँ लिख दूँ मैं, इधर कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह बना के। ठीक है, गामा फंक्शन क्या होता है मेरे पास, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। ठीक है, तो x रेज टू पावर n माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो है, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 माइनस वन, 3/2 क्या लिख सकते हैं 5/2 माइनस वन, 5/2 माइनस वन, और 1/2 क्या लिख सकते हैं 3/2 माइनस वन। क्या आप लोग को गामा फंक्शन वाला फॉर्म दिख रहा है, क्या इसको लिख सकते हैं गामा n, और n की जगह पे क्या है 5/2, तो यानी ऊपर क्या जाएगा के वी टी इंटू गामा 5/2, नीचे क्या जाएगा गामा 3/2। ठीक है, सॉल्व करो, गामा गामा फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। गामा फंक्शन देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आ जाएगा ई एवरेज इज इक्वल टू, ई एवरेज आ जाएगा आपके पास। गामा फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, के बी टी, इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस वन, और 3/2 भाई ये ऐसे रखो, ये फॉर्मूला होता है गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। तो क्या बात कर रहा था मैं कि गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। एक घर के बाहर जो है वो कुत्ता है, बड़ा परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो घर के बाहर चिल्लाना शुरू, मतलब सारा पता चल जाता हो जैसे उसको कि नहीं 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 अब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, अब तुरंत का तुरंत अभी मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो बड़ी समस्या होती, किसी भी टाइम रात में देख लो सोने नहीं देगा। ठीक है, और इतनी तेज चिल्लाता है कि घर, अगर दो खेत दूर से भी चिल्लाएगा ना तो यहाँ तक आवाज़ आती है, इतनी तेज चिल्लाता है, फिर दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं खुद भूल जाता हूँ। ठीक है, तो हाँ गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा n, यहाँ पे आप रखोगे क्या आ जाएगा यहाँ से, n गामा n मतलब 3/2 प्लस वन रखेंगे तो 3/2 गामा 3/2, फिर उसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से कुछ होता है 3/2 1/2 इंटू रूट पाई। ठीक है, मतलब गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट पाई। ठीक है, इस तरह से करते हैं अपॉन 1/2 रूट पाई, गामा फंक्शन है, बस सॉल्व करना थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व होकर क्या आ गया आपके पास 3/2 के बी टी। अच्छा भाई, ओके भाई। अच्छा एक चीज़ याद करो, मैंने जब आपको पढ़ाया था याद करो कि प्रेशर निकलवाया था, क्या निकलवाया था, प्रेशर निकलवाया था। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, और उसका जब मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया था तो आया था आपके पास पी इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहाँ से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी 3/2 एनआरटी। बेसिकली है तो ये भाई, ये आपका एन मोल्स के लिए लिखा हुआ है, ये वन मॉलिक्यूल के लिए लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 3 डायमेंशनल में कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 केबीटी, और अगर एन मोल्स हो गए तो ये हो जाता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशन की बात थी। इतना मैं डिटेल में क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उस सब्जेक्ट की, इस चीज़ की फील आपको आए कि वास्तविकता में मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं, किस तरह से उसकी एनर्जी को हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल में मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में तो उसकी एनर्जी 3/2 केबीटी होगी, दैट्स ट्रू।
ठीक है। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में मूव ना करके किसी एक पर्टिकुलर 1 डायमेंशन में मूव करता है, तो अब देखते हैं उसकी एनर्जी क्या होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर 1 डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो हमें पता है। वहां से हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे और फिर वहां से एवरेज एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टास्क है बट करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे? ताकि थोड़ी सी फील आए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसकी फील आए। ठीक है, चलो इसको उतारो। तो हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखते हैं 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में क्या होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? ध्यान से देखो, कल मैंने बताया भी था आपको कि एफ वी डी वी इज इक्वल टू 4 पाई जो होता है खत्म हो जाता है, बचता क्या यहाँ पर एम बाई 2 पाई के बी टी पावर हाफ इंटू वी स्क्वायर का टर्म भी वहाँ से चला जाता है, बचता है ई रेस्ट पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के बी टी इंटू डी वी। ये होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 डायमेंशनल। ठीक है, इसको अगर हम एनर्जी में चेंज करेंगे तो फिर से वही बात, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई बाई एम, या वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई बाई एम। ठीक है, और डी वी इज इक्वल टू, डी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी वी इज इक्वल टू आ गया यहाँ से रूट 2 बाई एम और रूट ई का 1/2 रूट ई इंटू डी ई। करेक्ट है, उठा के इसमें पुट करो, उठा के इसमें पुट करो, क्या आ जाएगा एफ ई डी ई, एफ ई डी ई, या सिंपल एफ ई लिख लो या डी ऐसे लिख लो। दो समझने का तरीका ये होता है वास्तविकता में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो डी एन वी इज इक्वल टू डी एन ई, डी एन वी इज इक्वल टू डी एन ई। ठीक है, अपॉन डी वी, या सॉरी समझो ये सिंपल आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ वी डी वी इज इक्वल टू एफ ई डी ई, इस वजह से हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एफ ई डी ई, एफ ई डी ई इज इक्वल टू, यहाँ रखो ये तो कांस्टेंट है, एम बाई 2 पाई के बी टी, ये तो बदलेगा नहीं, हाफ। ठीक है, ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह रखेंगे 2 ई बाई एम, तो एम बाई 2 के बी टी इंटू 2 ई बाई एम, 2 ई बाई एम इंटू डी वी की जगह पर रूट 2 बाई एम इंटू 1/2 रूट ई इंटू डी ई। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एम ने एम को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। अच्छा ठीक है, ये आ गया। क्या क्या बचा यहाँ पर, एम बाई 2 पाई के बी टी पावर हाफ इंटू ई रेस टू पावर हाफ या माइनस हाफ, ई रेस टू पावर माइनस हाफ 1/√2m, 1/√2m इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के बी टी इंटू डी ई। करेक्ट है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये m से ये m मर गया। ठीक है, यहाँ √2 बचा हुआ है, तो ये √2 ये √2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बचेगा। हालांकि करो या ना करो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल अब क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग एफ ई पता चल गया, एफ ई डी ई, एफ ई डी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 डायमेंशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 डायमेंशन कैलकुलेट करी, 3/2 के बी टी। अब 1 डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले जो बोर्ड साफ करते हैं। देखो फंक्शन को ऐसे बना लेने देंगे, फंक्शन को ऐसे बना लेने देंगे, थोड़ा सा साइड से लिखने की कोशिश करेंगे ताकि जगह पूरी प्रॉपर बनी रहे। देखो ध्यान से, क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एवरेज एनर्जी फॉर 1 डायमेंशन कितनी आ जाएगी, ई बार इज इक्वल टू, ये 1D के लिए लिख रहे हैं, ध्यान रखना कंफ्यूजन हो तो ना। तो ई बार क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई एफ ई डी ई, करेक्ट है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ई डी ई। करेक्ट है, ठीक है, बात समझ आ गई थी। इसके बाद देखो एफ ई डी वैल्यू रख दूँ, क्या आ जाएगा, ये 2 1, चलो ऐसे रख दो, चाहे 1/√2, 1/√2 1/2 पाई के बी टी पावर हाफ, ये तो कांस्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमने बाहर निकाल लिया, इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस हाफ, सॉरी हाँ, ई रेस टू पावर माइनस हाफ इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के बी टी इंटू डी ई। सही है, और एक चीज़ और, जब मैंने ई का मल्टीप्लाई कराया है इसमें तो ये प्लस हाफ हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और कुछ
सही है सब कुछ? हम्म, कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं गड़बड़ है, सब सही है। चलो देखो क्या आ गया नीचे, नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to ∞ एफ ई डी, फिर से वही, तो इसको क्या लिख देंगे एफ ई डी को, वही 1/√2, बाहर लिख लो इसको इंटीग्रेशन के, 1/√2 इंटू 1/2π/kBt पावर 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻½ इंटू एक्सपोनेंशियल -e/kBt इंटू डी। ठीक है, कांस्टेंट से भी कांस्टेंट कैंसल आउट हो गया। ठीक है, हम लोग फिर से क्या करेंगे, मान लेंगे कि e/kBt इज इक्वल टू एक्स। जब e/kBt को हमने x माना तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास kBt इंटू, या kb लिख लो, या कुछ भी लिख लो, मैं कुछ भी लिख लो, ठीक है ना, k लिख लो, kb लिख लो, ठीक है, जल्दी में मैं k लिख देता हूँ, आप kb लिखते हुए चलना, ठीक है। dx कोई खास फर्क पड़ता नहीं है वैसे, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो kb है। ठीक है, चलो उठा के रखो वहाँ पर, क्या आ जाएगा, e⁻ इज इक्वल टू 0 to ∞, e पे पावर हाफ है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, kb पावर हाफ इंटू एक्स पे पावर हाफ इंटू एक्सपोनेंशियल -x इंटू डी की जगह पर क्या रखना है, kt इंटू डी एक्स, या kbt इंटू डी एक्स। ठीक है, अपॉन 0 to ∞, e पे पावर -हाफ है, तो e पावर -हाफ का मतलब kbt पे पावर -हाफ इंटू एक्स पे पावर -हाफ इंटू ई पावर -x इंटू kbt इंटू dx। ठीक है, देखो ध्यान से, kbt से kbt कैंसिल हो गया। ठीक है, ये kbt माइनस का है, ये प्लस का ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, टोटल kbt आ जाएगा, यहाँ पर kbt आ जाएगा, ऊपर यहाँ क्या बचेगा 0 to ∞, x पे पावर हाफ पे लिख सकते हैं 3/2 - 1 इंटू e⁻⁻x dx अपॉन 0 to ∞, x की पावर इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1 इंटू e⁻⁻x dx। लेट मी चेक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है सब सर। तो ये क्या लिख दिया मैंने, x पावर -1/2 - 1। ठीक है, गामा फंक्शन फिर से करो, क्या आ जाएगा, e⁻ इज इक्वल टू kbt इंटू, इसको सॉल्व करोगे गामा 3/2 है, गामा 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 √π, हाँ ठीक है। और ये क्या है, गामा 1/2, गामा 1/2 का मतलब क्या है, सिंपल √π, गामा 1/2 का मतलब क्या है, सिंपल √π से √π कैंसिल आउट हो गया, e⁻ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 kbt। ओ माई गॉड, ये मैंने क्यों किया, मैंने 1D में, ये किसके लिए, 1D के लिए, ये किसके लिए, 1D के लिए, और 3D के लिए कितना आया था, e⁻ इज इक्वल टू 3/2 kbt, ये किसके लिए था, 3D के लिए। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि अगर कोई भी पार्टिकल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी उससे अटैच होगी दैट विल बी हाफ kbt। कोई पार्टिकल अगर 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ kbt। अब ऐसा समझा जाता है कि अगर 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो टोटल 3/2 kbt, यानी एक डायमेंशन की 3/2 kbt, दूसरी डायमेंशन की 3/2 kbt, सॉरी 1/2, सॉरी, अगर टोटल 3/2 kbt, 3 डायमेंशन के लिए क्या हो गया, हाफ kbt, 3/2 kbt हो गया। इसका मतलब क्या, अगर कोई पार्टिकल n डायमेंशन में मूव कर रहा है तो हर डायमेंशन की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ kbt। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब हर डायमेंशन में आपकी इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो एनर्जी जो होती है दैट इज हाफ kbt। इसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या बोलती है कि अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर या कोई भी n डायमेंशन में मूव कर रहा है, f डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो हर डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग जो उससे एनर्जी अटैच होती है दैट इज हाफ kbt, और हर डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्वल होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ kbt। दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द ईच डायरेक्शन इन द पार्टिकल मूविंग। ठीक, बात क्लियर है, ओके यहां तक हम लोगों ने नॉर्मल बातें कर ली। अब और क्या बात कर सकते हैं, अभी हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आ रहे हैं, मतलब इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसी में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंट्रोड्यूस करना, बट एक छोटी सी बात ग्राफ के बारे में आपको और बतानी है। क्या बात है, देखो ध्यान से, थोड़ी सी जगह साफ करता हूं मैं।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई पार्टिकल किसी डायमेंशन में मूव कर रहा है, किसी मान लो एक डायमेंशन में अगर मूव कर रहा है, तो उससे उस पर्टिकुलर डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग उस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ के बी टी। अगर इसी तरह से पार्टिकल किसी भी अगर एन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी एन बाई टू के बी टी। या जनरली इसको भी हम जो आगे इंट्रोड्यूस करने आ रहे हैं उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से बोलते हैं। लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस करने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बतानी है। वो क्या है कि जो ग्राफ है उसका नेचर पे थोड़ी सी बातें और करनी होती। जो मैंने ग्राफ बताया आपको, ये ग्राफ आया था एफ वी, इधर वेलोसिटी। ग्राफ क्या था? कुछ इस तरह का ग्राफ था, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये कंटेनर था, ठीक है, ठीक है, ये कंटेनर था। इसमें आपकी गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। तो पार्टिकल्स लगातार रैंडमली मूव कर रहे हैं। मान लो इसका टेम्परेचर अभी है T1, कितना है? T1। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें थोड़ी सी हीट दी। जैसे ही हीट दी तो टेम्परेचर T1 से बदल करके हो गया T2, ठीक है। वाइल T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। गैस अभी भी सेम है, कंटेनर अभी भी सेम है, बस टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, उसको कुछ एनर्जी में कुछ फर्क पड़ा। यानी अब जिन पार्टिकल्स के पास, मान लो अभी कोई पार्टिकल T1 टेम्परेचर पे अगर मान लो कुछ 100 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा था, उसकी स्पीड जो थी वो 100 मीटर पर सेकेंड थी, तो जो T2 टेम्परेचर पर स्पीड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 100 मीटर पर सेकेंड। ये तो बात मानते हो कि स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ये तो बात मानते हो। अच्छा, यानी सारे पार्टिकल्स के साथ यही होगा, ठीक है। तो इसी चीज को समझने के लिए ग्राफ में हम किस तरह से प्लॉट करते हैं कि हर पार्टिकल, मान लो अच्छा इस पार्टिकल की भी एनर्जी यहाँ थी, अभी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो ये T1 टेम्परेचर का ग्राफ था, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ मान लो कहीं आ गई, ठीक है। उस तरह से इस वाले पार्टिकल की एनर्जी मान लो यहाँ कहीं आ गई, इस वाले की इधर कहीं आ गई, इस वाले की इधर कहीं, तो ग्राफ जो है थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी चीज जो होती है वो थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है, इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और थोड़ा सा डाउन हुआ। ये किस टेम्परेचर पे? T2 टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। याद रखने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पे जो T2 है वो हमने बताया कि T1 से बड़ा है। और जो एरिया होता है, अभी ये जो ग्राफ जो एरिया कवर कर रहा है और ये जो ग्राफ एरिया कवर कर रहा है, उस ग्राफ के अंदर जो इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया कवर है दैट विल बी सेम एज दिस ग्राफ। क्यों? समझते हैं। ये एरिया देता क्या है? ये जो एरिया है ये देता क्या है? क्या ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो संख्या होगी, टोटल नंबर जो पार्टिकल हैं वो तो सेम ही रहेंगे। वेलोसिटी जरूर बढ़ गई लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही रहेंगे। इसी वजह से इस ग्राफ का एरिया और इस ग्राफ का एरिया जो होता है वो सेम होता है, यानी इन दोनों का एरिया जो है इज सेम। बस ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा में हो जाएगा और जैसे ज्यादा में हुआ तो हमें एरिया सेम रखना पड़ेगा, और ये एरिया सेम रखना पड़ेगा तो भाई ज्यादा पार्टिकल, उनकी जो वेलोसिटी होगी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से हमें ग्राफ को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन इनका एरिया हमें सेम रखना पड़ेगा। तो मान लो अगर T3 की बात की जाए, हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, T3 जो था हमने और बढ़ा दिया, तो अब ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये किसका हो गया? T3 का हो गया। बात समझ आ रही? लेकिन एरिया क्या होगा? अब भी सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही है। बात क्लियर है? तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या है ये? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बात क्लियर है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इस कर्व के ऊपर। बात क्लियर? चलो उतारो इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है किसी भी एक पर्टिकुलर मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। अब हम देखते हैं कि जो हमने बात शुरू करी थी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी कितनी होती है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है? बहुत गहराई से बात को समझना है। नाम से समझ आ रहा होगा कि मतलब कितनी जगहों में घूमने की आज़ादी है, मतलब कोई पार्टिकल कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, कोई पार्टिकल किस 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 ओरिएंटेशन में मूव कर सकता है, ज़्यादा बेहतर वर्ड है ये, किस क्या क्या ओरिएंटेशन कर सकता है
इस बात को दिखाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यानी और अच्छी भाषा में अगर बोलूं मैं, तो एक पार्टिकल किन किन तरहों से या किन किन तरीकों से अपने पास एनर्जी को रख सकता है, किन किन डायरेक्शंस में अपने पास एनर्जी को रख सकता है, उन डायरेक्शंस के नंबर को बोलते हैं हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लाइक अगर मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? मैं आपकी तरफ आ सकता हूं, एक पॉसिबिलिटी। मैं इस तरफ को मतलब इस तरह से मूव कर सकता हूं, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक ऊपर नीचे, ठीक है। तीन डायमेंशन तो ये हो गए, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो ये कंफर्म है, ठीक है। दूसरा मैं इस तरह से रोटेट कर सकता हूं, मैं इस तरह से रोटेट कर सकता हूं। एक तरीके से ये भी तो एनर्जी को मैं रख रहा हूं। पता चलना चाहिए कि अब मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरी नाक जो है ये पीछे गई है। अगर मैं सोचो एक सिलेंडर की तरह होता, मैं एक सिलेंडर की तरह होता, लाइक ये पेन है, ठीक है। अगर ये पेन घूमेगा ना, इसमें अगर कोई भी मार्किंग हल्का फुल्का मार्किंग वगैरह होती है पेन में, लेकिन सोचो इसमें कोई मार्किंग नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये घूम भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी मार्किंग नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है जिससे हम अंदाजा लगा सके घूम रहा, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि पार्टिकल घूम भी रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर ऐसे घूमेगा तो हमें पता चलेगा, अच्छा हाँ ये घूम रहा है। तो किस किस तरह से एक पार्टिकल अपने पास एनर्जी रख सकता है, इस नंबर को बोलते हैं हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो नंबर है जिन तरहों से एक पार्टिकल अपने पास या एक मॉलिक्यूल अपने पास एनर्जी रख सकता है, ठीक है। अच्छा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल सकते हैं। किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए? इससे पहले मोनोटॉमिक के लिए, क्या चीज? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मैक्सिमम इतना ही पूछता है, ठीक है। ट्राई के बाद जो पॉली भी होगा उसी को हम लगभग ट्राई में ही कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, ओके। अब देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए कितने होंगे? देखो एक मोनोटॉमिक मतलब सिंपल एक समझो एक स्फीयर है, एक छोटा सा गोला है मेरे पास, ऐसा समझो मेरे पास एक छोटी सी चौक है, ठीक है। सारा समझ लो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये देखो एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब अगर ये क्या होगा, ये या तो इस तरफ मूव करेगा एक डायमेंशन, एक इस तरफ मूव कर सकते हैं दूसरी डायमेंशन, एक इस तरफ मूव करता है, 3 डायमेंशन में तो अपने पास एनर्जी रखेगा। क्या ये रोटेट बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक है ये। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये तितर बितर दिख सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो ये अगर रोटेट करेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कंची होगी, ठीक है, हमने बचपन में खेली होगी कंचियां, इससे उंगलियों से खेलते हैं, तो उसको अगर आप रोटेट भी कराओ, बिल्कुल अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो रोटेट भी कर रही है, ठीक है। तो एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो कितनी तरह से अपने पास एनर्जी रख सकता है, वो उसके तरीके होते हैं 3, यानी उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3। डाइएटॉमिक इस तरह का मॉलिक्यूल, एक एटम इस तरफ, एक एटम इस तरफ, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। जैसे मैं हूं तो मान लो एक एटम ये है, एक एटम मेरे पैर हो गए, ठीक है, तो डाइएटॉमिक हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया था? 1, ठीक है, 2, ठीक है, तीसरा 3, फिर उसके बाद 3, तो ये हो गई, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है? मैं इस तरह से रोटेट कर सकता हूं, समझ आ रहा है ना? क्या रोटेट कर सकता हूं इस तरह से? किस तरह से? इस तरह से। बात समझ में आती है? क्या ये कंसीडर किया जाएगा? नहीं। कंसीडर कौन सा किया जाएगा? एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। नहीं समझ आया? बड़े से समझाता हूं। देखो 1, 2, 3, वो 3 डायमेंशन तो हो गई। चौथी कौन सी है? चौथी ये वाली जो आपकी तरफ को घूम रहा है पेन, ठीक है। चौथी ये डायमेंशन होगी जिसमें ये अपनी एनर्जी को रख सकता है। और 5वीं डायमेंशन इस तरह से आपके सामने, मतलब इस तरह से घूमे। लेकिन अगर ये इस तरह से घूमेगा, मतलब इस तरह से, तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई? 5। उसी तरह से एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या होगा? इस तरह से, इस तरह समझ लो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ऐसा मॉलिक्यूल। ये लेकिन ट्राइएटॉमिक तो यार ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो ट्राइएटॉमिक है। तो अगर इस तरह का ट्राइएटॉमिक है, लीनियर ट्राइएटॉमिक है, किस तरह का? अगर ट्राइएटॉमिक 2 तरह के हो सकते हैं, एक लीनियर
एक नॉन लीनियर। तो अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसको जस्ट एज एन डायटोमिक कंसीडर कर लेंगे, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन लीनियर इस तरह का, तो इसमें आपके 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। जो मैं बता रहा था ना कि भाई देखो 3 तो डायरेक्टली हो गए, 1 2 3, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है, इस तरह से घूम सकता है ये, इस तरह से, ठीक है। पांचवा क्या हो सकता है, इस तरह से घूम सकता है, ठीक है। और छठा क्या हो सकता है, इस तरह से घूम सकता है, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है, एक ही हो गया, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 6। इसकी 6 और इसकी सेम है 5। बात क्लियर है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राइटोमिक लीनियर के लिए 5 और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए 6। एक चीज यहां पर हम कंसिडर ऐड करते हैं, एक चीज कंसिडर करते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये लगभग ये टेम्परेचर मान लो अगर हम बात करें कि मान लो 5000 केल्विन से भी ऊपर है, अगर मैं टेम्परेचर को 5000 केल्विन से भी ऊपर कर दिया, तो वहां पे जो एटम्स होते हैं उनके बीच वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है, उसके बीच में हाई वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे नॉर्मल तो वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन हाई वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसकी भी हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते हैं 2। कितने कंसिडर करते हैं, 2, ठीक है। एक कंप्रेशन के अलॉन्ग हो सकती है, एक एलोंगेशन के अलॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन मोनोटॉमिक में तो एक ही है, एक ही एटम होता है, तो उसमें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो इसके लिए तो सेम रहती है। मोनोटॉमिक के लिए हाई टेम्परेचर पर भी सेम रहती है, लेकिन डायटोमिक के लिए 2 बढ़ जाएंगी, तो इसकी कितनी हो जाएंगी, 7। ट्राइटोमिक लीनियर के लिए कितनी हो जाएंगी, T > 500 केल्विन पे कितनी हो जाएंगी, इसकी हो जाएंगी 7 और इसकी हो जाएंगी 8। बात क्लियर है। ये चीजें हमें याद रखनी होती है कि ट्राइटोमिक लीनियर के लिए 7, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए 8, ठीक है। डायटोमिक के लिए 7, मोनोटॉमिक के लिए 3, मोनोटॉमिक के लिए सेम ही रहती है। तो ये बात होती है हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। क्या चीज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, कोई डाउट, क्या बातें क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम लोग सीपी और सीवी यानी जो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं उसको निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट होती क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसके रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और आगे की जो बात बची हुई है हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई है, आ गई है ना? कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर फिर भी कुछ आपको ज़्यादा बात करनी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आकर के आप मेरे से बात कर सकते हो डायरेक्टली। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स वगैरह अभी अगली क्लास या उससे अगली क्लास में मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा, जब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके नोट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, नोट्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताते रहना, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।